वो बताएंगे, वो आएगा इसमें, प्रॉपर्टीज में ही आएगा, तो आपका डाउट उसमें क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ चलो, देखो हमें ये तो पता चल गया कि पोटेंशियल सरफेसेस होते क्या है। तो एग्जैक्टली क्या था बच्चों कि ये देखो ड्रॉ करा था लास्ट क्लास में कि देयर शुड बी सम टू डायमेंशनल प्लेनर इनफाइनाइट, तो इंफिनिटी तक नेगेटिव में और इधर पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये भी प्लेन में, मतलब इधर भी इंफिनिटी इधर भी, तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर रहेगा। तो इसके पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होंगी एंड दे विल टर्मिनेट इन सम नेगेटिव चार्ज कैरियर, जो भी इनफाइनाइट होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा। तो आपको रेगुलर मिल गया ये। अब इसके लिए क्या था, प्लेनर था, तो अच्छे से मैंने ड्रॉ कर दिया था आपके लिए ये कैसा होगा, तो ये समझ आया। फिर 3D में क्या बोला कि पॉइंट चार्ज है, उसके 3 डायमेंशनल स्पेस में जाओगे तो ऐसे बॉल्स होंगी, बॉल जैसे होती है ना स्फीयर, तो अलग अलग बॉल, स्फेरिकल सेल मान लो इनको, तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द पॉइंट चार्ज। अब देखो आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, तो बच्चे देखना साथ में तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यस सर। पहली प्रॉपर्टी है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो क्यों होगा ऐसा, देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि वर्क डन सर बाय सम यही वाला क्वेश्चन था मेरा डाउट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम उसमें टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो क्या वहां पे भी वर्क डन जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे तो होगा, मतलब वर्क डन करना पड़ेगा, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है वो समझो। एक बार इस पे बताता हूँ, फिर पूछना अगर कुछ क्लियर, मतलब कुछ डाउट रह जाएगा। अभी पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आप मूव कर रहे हो टेस्ट चार्ज, मतलब क्या, जैसे पिछले स्लाइड में थे, अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, अब इसको इधर इधर मूव कर रहे हो, लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो या अप डाउन मूव कर रहे हो, एज फार एज इट इज ऑन दिस प्लेन, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू V1 है, या V2 पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो V2 पे कहीं भी घूमता रहे। तो दूसरी बात, या किसी भी एक गिवन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे टेस्ट चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। अब ऐसा क्यों होता है, ये देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं बाय सम एक्सटर्नल एंटिटी, जब मैं आपको बता रहा था ग्रेविटी में क्या करना पड़ता है, जैसे ये फोन है, मैंने क्या किया, इसको पकड़ा ऐसे और मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कर रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है बच्चे कि मैं कुछ वर्क डन कर रहा हूँ बाय सम एक्सटर्नल एंटिटी, जो इस केस में मेरा हाथ है। तो ये वर्क डन कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि आप कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, और वही वर्क डन कन्वर्ट हुआ था पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी जब तक चेंज नहीं होगी तब तक हम क्या बोलते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड में आपने कोई वर्क डन नहीं किया। और इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, जहां पे V की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। V का कांस्टेंट मतलब डेल्टा V क्या होगा, जीरो। जीरो। और डेल्टा V क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा U बाय Q, क्यू। समझ रहे हो ना। और डेल्टा U क्या था, दैट इज वर्क डन, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो वर्क डन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन क्या होगा, डेल्टा यू के बराबर। अब डेल्टा यू, अब चार्ज जो मेरा है टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू तो हमें पता है 1 होती है, तो ये तो नॉन जीरो होगा, तो क्या जीरो किसको होना पड़ेगा, इसको, डेल्टा यू को। डेल्टा यू जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो होगा, वर्क डन भी जीरो हो गया, डेल्टा भी फिर जीरो हो गया, तो भी कांस्टेंट। अब इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो मैं इसको कोरिलेट करा दूंगा ग्रेविटी के साथ। जैसे मान लो आपको बात तो समझ आएगी कि मैथमेटिकली तो सर सही लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब वर्क डन भी जीरो रहेगा, सीधी सी बात है। तो इक्विपोटेंशियल का मतलब यही था ना कि देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, या फिर देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये बात समझ आ गई। लेकिन आप मुझे बताओ, जैसे इसको ग्रेविटी से कोरिलेट करके समझ सकते हैं हम लोग। मानो कि ग्रेविटी है भाई, नीचे अर्थ था, अब आप किसी हाइट पे, ऐसे हाइट पे, ये h इक्वल टू मान लो 10 मीटर की हाइट पे ये लाइन है, h इक्वल टू 10 मीटर। अब इस लाइन के ऊपर आप यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, तो इस बॉक्स पे अगर आप पुश कर रहे हो, फोर्स डाल रहे हो, तो यहाँ पे मूव करके मान लो राइट साइड ले गए, यहाँ आ गया, इधर ये बॉक्स आ गया, तो आप मुझे बताओ क्या आपने वर्क डन किया मूव करने में, नो सर। वर्क डन आपने किया, वर्क डन आपने किया। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा ना इधर, कुछ बच्चों को फील आएगी कि नहीं सर धक्का मार रहे तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन जो होगा ना दैट इज अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। भाई इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो
ये फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा, उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपने वर्क डन किया, बट ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही थी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप काम करोगे तो आपको वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी तो या तो अलोंग द ग्रेविटी डाउनवर्ड या अगेंस्ट द ग्रेविटी अपवर्ड, ये मोशन जब आप करोगे तब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो सिमिलर चीज क्या हो रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो तो आप उस पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रो कूलम्बिक फोर्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर रहे। उसके अलावा और फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहे। अब आप सोचो कि ग्रेविटी छोड़ो, आप अगर स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स, वो उनमें क्या होता है, दे आर नॉट टू स्पेंडिंग एनी एनर्जी, वो कुछ भी एनर्जी स्पेंड नहीं करते, पर फिर भी रोटेशन कर लेते हैं। भाई क्या होता है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट है, मान लो ये सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ मूव करता रहेगा ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। क्या ये एनर्जी बूस्टर लगाए होता है या इसमें रॉकेट लगा होता है? कुछ भी नहीं लगा होता, बट फिर भी ये मूव करता रहता है। व्हाई? भाई ये सर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, लेकिन ये किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना इसको, इसलिए इसको फ्यूल भी कंज्यूम नहीं करना, इसलिए इसको फ्यूल भी एक्सपेंड नहीं करना, है ना। भाई सैटेलाइट के पास खुद का कोई फ्यूल तो होता नहीं है, तो क्यों ऐसा होता है, ये बिना किसी फ्यूल के मूव कर लेता है? क्यों? क्योंकि इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क अगेंस्ट एनी ऑफ द फोर्सेस। भाई ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब क्या होगा, एयर भी नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, दैट मींस फ्रिक्शन भी नहीं है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, दैट मींस ग्रेविटी के अगेंस्ट भी कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब इसमें ये मत सोचना उसमें वैसे मूव अप डाउन करता है, बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तो वो जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वही कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, अब जब आप वर्क डन नहीं कर रहे क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस पे हो, आप उस कूलम्बिक फोर्स के अगेंस्ट कोई भी वर्क डन नहीं कर रहे, दैट मींस वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2 ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज टू बी सीन। ठीक है, अब ये बात आपको समझा दी थी, यहाँ लिखिए। सेकंड पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डीएल ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा एलिमेंटल जो एरिया होगा उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ही जो हमने स्फीयर्स जो वहां पे प्लेन्स ड्रॉ किए थे, तो मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इसमें कुछ एलिमेंट ले रहे हैं, मान लो ये एलिमेंट है जिसका एरिया डीएल है या फिर डी है, जनरली डीए लेते हैं बट यहाँ डीएल लिखा हुआ है, तो ये एरिया है, इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी किसके, एलिमेंटल एरिया ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे, at every point on an equipotential surface the electric field lines are going to be perpendicular. yes or no? यही बात आई ना समझ इससे? यस सर, देखो देखो लास्ट टाइम आपको दिखाया भी था, यहाँ देखो क्या यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नजर आ रहा है आपको? देखो 90 डिग्री एंगल, अरे देखो यहाँ 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 लाइनें ऐसे जा रही है, है ना, लाइनें कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, और वो जो प्लेन्स बन रहे हैं उन पे देखो ये 90 डिग्री एंगल, तो दीज आर परपेंडिकुलर। और सेम यहाँ देखो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे आउटवर्ड होती है ना पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन, और स्फीयर पे यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट देखो क्या 90 डिग्री है, एट एनी इंस्टेंट हमेशा 90 रहेगा। यस तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आपको यहाँ ग्राफिकली तो इधर दिख रही है, आगे मैंने आपको बताया वाई थी, सो अब मैथमेटिकली देखो कि वाई दिस इज गोइंग टू बी दिस वे। भाई वर्क डन क्या होता है, ई डॉट डीएल, वर्क डन इज ई डॉट डीएल। तो ये हमने ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने वो जब वर्क डन की डेफिनेशन देख रहे थे तो वहां पे डिराइव किया था ये। यस सर, हाँ, तो इसको क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको दिखेगा ई डॉट डीएल इक्वल टू ई डॉट डीएल कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये ई डॉट डीएल कोस थीटा आपने किया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था तो कोस थीटा वाला होता है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता, एलिमेंटल एरिया ले रहे हो उसका एरिया भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 किसको होना पड़ेगा, कोस थीटा को। थीटा को 90 होना होगा। हाँ, कोस थीटा को 0 होना पड़ेगा, तो कोस थीटा को 0 होने के लिए थीटा को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है कि एट एनी एलिमेंटल एरिया द
द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ये क्या होगा 90 डिग्री। एरिया वेक्टर नहीं, एट ये क्या बोल रहा है, एलिमेंटल एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये इसमें कुछ पंगा हो गया है यार, ऐसा लग रहा है ना, ई और डीएल, तो इसका वेक्टर इधर आएगा एरिया का, और ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये ऊपर को नहीं बननी चाहिए सरफेस, अगर आप कौन सी? इस तरफ को ले रहे हो डीएल तो ऊपर को बनेगी ना, तभी परपेंडिकुलर होगी एलिमेंटल हाँ एरिया के। हाँ 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 हाँ, एरिया वेक्टर उसमें परपेंडिकुलर उस वे में होगा। तो एरिया अगर वेक्टर लोगे ना, तो एरिया वेक्टर तो आपको बताया था ना कि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। यस सर। हाँ, तो इनका होना चाहिए एग्जैक्टली कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, बट इसको ना देखने का दूसरा नजरिया होगा है, बोझ लोग के अंदर भी आता है ये चीज, तो आपको बताऊंगा कि ये Yes, ऐसा sir. हो क्यों रहा है। थोड़ा इसके लिए मेरे को ग्राफिकल कुछ डाल के लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझो कि डॉट प्रोडक्ट है और कोस थीटा वाला इसमें आ रहा है, तो इसमें 0 वैल्यू आ रही है। इसको समझाऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। वैसा काउंटर इंट्यूटिव हो रहा है कि आपका एरिया ये आ रहा है, ये आ रहा है, उसके कुछ ग्राफिकल एनिमेशन जिफ डाल के लानी पड़ेगी, मेरे को याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंटल डीएल एरिया और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मतलब क्या हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, जो हमें पिछले इसमें स्लाइड में दिख रहा था। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड वन इज, टाइम हो गया क्या हमारा? नहीं, equipotential surface indicates region of strong and weak electric field. Equipotential surfaces regions of strong and और weak वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होंगे, ठीक है। उनके बीच की जो ये दूरी है ना, ये वाली, ये होगी कम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम मतलब वो हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, वीक हुआ, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे, ठीक है, ये वाली दूरी ज्यादा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको दिया हो, मान लो कि ऐसे डेंसर दिख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो कौन से में ज्यादा बोलोगे? जहां पे इनका गैप कम है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और इधर ठीक है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल। अभी ये हमने डिफाइन भी किया है, इनका रिलेशनशिप डिफाइन करेंगे तो समझ आएगा कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर वैल्यू इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पोटेंशियल जैसे जैसे चेंज करेगा वो वर्क डन का इंडिकेटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का इंडिकेटर है। तो दोनों को रिलेट करोगे मैथमेटिकली तो आपको रिलेशनशिप मिलेगा इज इक्वल टू माइनस। इसको डिस्कस करना है, अभी बचा हुआ है। फिर देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो ये तो आपको सीधा लॉजिकली समझ आ रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? व्हाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? सर एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी इसलिए। सेम, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसकी दो डायरेक्शंस नहीं होंगी। दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, दोनों दोनों बातें सही है। देखो आपकी, जैसा इन्होंने क्या बताया, सात्विक ने बताया कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहे थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मान लो एक पॉइंट पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहे हैं, मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा था कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी तो ऐसा आया था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो वहां भी यही था, ये दोनों डायरेक्शन नहीं हो सकती, दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सिमिलर फैशन में इधर देखोगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज सो बिकॉज, एक तो ये पॉइंट जो सात्विक ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्या, कि अगर मान लो एक पॉइंट पे पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करे, मतलब दो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल होगी, तो दो वैल्यू होंगी तो हम सिंपली ऐड कर देंगे ना भाई, ये स्केलर क्वांटिटी। अगर एक ही है, मान लो 1 वोल्ट, दूसरा 2 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट आ जाएगा, तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए। तो दैट इज व्हाई दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
ओके, चलो ये क्वेश्चन तो अभी हो ही रखा है, कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको करा देता हूँ। चलो ये एक ही क्वेश्चन है अभी, उसको कर लो, जिनको आंसर आता है, जिन्होंने देख लिया वो टिक मार दो उसमें अपना चैट बॉक्स में, और फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और फिर अगली क्लास में कोर्स लो के लिए रेडी है, और इनके मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा कुछ कुछ आपको, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी देखा हमने क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में क्या एंगल होता है बच्चों, 90। 90 डिग्री। अभी अभी देखा बिल्कुल। तो जैसा इनके लिए देखा था पॉइंट, इसके लिए इनफाइनाइटली करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी इनफाइनाइट चार्ज कैरिंग इसके लिए प्लेट के लिए देखा हमारा रेगुलर, यहाँ पे आपको दिख रहा है इट इज बट 90, और ये ई डॉट डीएल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, इसलिए ठीक है 90। अब पढ़ेंगे अगली क्लास में गॉस लॉ, तो बिफोर दैट आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा, होपफुली 8-10 क्वेश्चन, तो आप लोग अटेम्प्ट करके आना, जैसे आज किया सिमिलर वे में आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है सर लिंक